गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में 1982 के चीन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चीन के संविधान पर 3 विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा: मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद। कार्ल मार्क्स उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ दास कैपिटल में लिखा है कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, एक तो शोषक वर्ग होता है और दूसरा शोषित वर्ग होता है। इन दोनों वर्गों में संघर्ष होता है। एक वर्ग को जो कि शोषक वर्ग है उसे पूंजीवाद कहा जाता है और दूसरा शोषित वर्ग है उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। दोनों वर्गों में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के का अंत वर्गहीन समाज के रूप में होता है और अंत में साम्यवाद की स्थापना होती है और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होता है। तो मार्क्स के अनुसार अंत में एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की रचना होती है। मार्क्स के बाद बात करेंगे हम लेनिन की। तो लेनिन ने अपनी पुस्तक द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन में उन्होंने भी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात कही है और लेनिन के विचार में साम्यवादी पार्टी समस्त श्रमिक आंदोलनों के बीच में रहती है और वह पथ प्रदर्शन और नेतृत्व प्रदान करती है। लेनिन के विचारों में विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के संगठनों के लिए यह आवश्यक है कि वे साम्यवाद के प्रति अपनी दृढ़ता को बनाए रखें और लेनिन ने रूस की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जो साम्यवाद की व्याख्या की है उसे लेनिनवाद कहते हैं। तीसरा है माओ जो था वो शक्ति का पुजारी था और माओ के अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है। माओ ने नवीन लोकतंत्र नामक पुस्तक में अपने विचार व्यक्त किए थे कि उन्होंने ये कहा कि साम्यवाद कभी एकदम नहीं आ सकता। साम्यवाद से पहले एक संक्रमण कालीन अवस्था आएगी और ये नवीन लोकतंत्र होगा। तो नवीन लोकतंत्र जो होगा वो पूंजीवाद को निरुत्साहित करेगा और साम्यवाद का ये न्यूनतम कार्यक्रम चलाएगा जिससे कि भविष्य में अधिकतम साम्यवादी कार्यक्रम चलाया जा सकता है। अब जो हम 1982 के चीनी संविधान की बात करें तो इसमें 138 अनुच्छेद हैं। ये संक्षिप्त संविधान है और इस संविधान को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी गई है और इस प्रस्तावना में देखा जाए तो चीन का ऐतिहासिक विकास और अनुभवों का विवरण किया गया है। तो इस प्रकार चीन का संविधान संक्षिप्त संविधान है। दूसरा लिखित और निर्मित संविधान। ये नया संविधान आधुनिक राज्यों के संविधान की तरह लिखित है। इसका निर्माण एक नियुक्त की गई समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। तो इसे लिखित होने के साथ निर्मित संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान की जो 4 अध्याय हैं उसमें पहले अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, जनरल प्रिंसिपल। दूसरे अध्याय में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में राज्य संरचना कैसी होनी चाहिए, सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यकारी और न्यायिक अंग कैसे होने चाहिए उनका वर्णन मिलता है। चौथे अध्याय में राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल एंथम और कैपिटल ऑफ चाइना का प्रस्तुत ब्यौरा मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चीन का संविधान लिखित है, संक्षिप्त है। तीसरा, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला। कि चीन का संविधान पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर है लेकिन व्यवहार में लचीला है क्योंकि यहाँ सामान्य कानून के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानून का निर्माण सामान्य बहुमत से कर देती है लेकिन यहाँ पर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अलग है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों के द्वारा रखा जाना चाहिए।
और ये प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। अर्थात यहाँ सामान्य कानून और संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। अगला बिंदु है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। 1982 के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि जनवादी चीन जो कांग्रेस है वो लोकतांत्रिक तानाशाह वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में होगा और जहां श्रमिकों तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। जनवादी लोकतंत्र से ये तात्पर्य है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का अधिकार है और हर स्तर पर जनसभाओं का गठन किया जाएगा जिनमें ज़्यादातर किसान, मजदूर और साधारण वर्ग के लोग होंगे और देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में जनता की रुचि बढ़ गई है और लोगों को ये अधिकार है कि वह सरकारों के कार्यों पर निगरानी रखें। अर्थात लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों का अल्पसंख्यक जमींदारों और प्रतिक्रियावादी पूंजीपतियों पर नियंत्रण होगा। अर्थात मजदूरों की तानाशाही होगी जो कि पूंजीपतियों की तानाशाही से कहीं अधिक अच्छी है। अगला है जनवादी गणतंत्र। चीन में जनवादी गणतंत्र है अर्थात संपूर्ण सत्ता जनता के हाथों में होगी और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग कांग्रेस और स्थायी जन कांग्रेसों के माध्यम से करेगी। चीन का नया संविधान भी लोकतंत्र और केंद्रीकरण की दुहाई देता है। इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रित पद प्रदर्शन के आधार पर जनतंत्र। इसका अर्थ है चीन के शासन में विभिन्न स्तर हैं। मंत्रिमंडल और उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के अधीनता में कार्य करेंगे विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो प्रांत हो, चाहे वो काउंटी हो, चाहे वो कम्यून हो, उसमें भी जनसभा का गठन किया जाएगा और नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार का अधिकार है। सभी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं फिर भी केंद्रवाद है और हर स्तर का पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारी के आदेश के अनुसार काम करेंगे और सभी शासन संरचनाएं केंद्रीय सरकार के अधीन रहेंगी और उन्हें साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण में काम करना पड़ेगा। अर्थात हर स्तर पर केंद्रीकरण है। अगला है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन अगर देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय वाला राज्य है जिसमें 56 राष्ट्रीयता निवास करती हैं। इनमें सबसे अधिक हान राष्ट्रीयता वाले लोग हैं जिनकी जनसंख्या 93.3% है और अन्य 55 राष्ट्रीयता वाली जनसंख्या है। इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता भी कहते हैं। इनमें सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 1,50,00,000 चांग जाति की है और सबसे कम 2,000 हेचन जाति की है। चीन में सभी राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति की पर्याप्त स्वतंत्रता है। हम कह सकते हैं चीन की जनसंख्या लिखित है, संक्षिप्त है और यहाँ जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है, जनवादी गणतंत्र है, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है लेकिन व्यवहार में लचीला है। चीन में बहुराष्ट्रीय राज्य है। इस तरह हम देखते हैं कि चीन के संविधान की विशेषताओं का, अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम कल करेंगे। आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।